नमस्कार, बिहार की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार जीतन राम मांझी के पीछे किसका दिमाग काम कर रहा है। जी हां, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो जीतन राम मांझी लगातार 2 दिनों तक ये कहते रहे कि हमारी ताकत को कम आंका जा रहा है, भय बिना होई न प्रीति। उन्होंने यहां तक कह दिया कि लगता है केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ेगा। हमें झारखंड में 1 सीट भी नहीं दिया गया, दिल्ली में भी 1 सीट नहीं दिया गया, हमारी ताकत को कम क्यों आंका जाता है। दरअसल इस बात पर हमें गौर फरमाना चाहिए कि आखिरकार जीतन राम मांझी को एनडीए में दिक्कत क्या है। वो खुद मंत्री हैं, उनके बेटे बिहार सरकार में मंत्री हैं, फिर भी जीतन राम मांझी को 20 सीटें क्यों चाहिए। जीतन राम मांझी इस तरह की मांग किसके इशारे पर कर रहे हैं। क्या जीतन राम मांझी को इस बात से दिक्कत है कि उनसे ज्यादा तवज्जो चिराग पासवान को दी जाती है। क्या जीतन राम मांझी को यह लगता है कि चिराग पासवान को झारखंड में तो 1 सीट मिली, दिल्ली में 1 सीट मिली, पर उन्हें क्यों नहीं मिली। वो भी तो दलित नेता हैं, उन्हें उनके हक के हिसाब से मौका क्यों नहीं दिया जाता, हिस्सेदारी क्यों नहीं दी जाती। और ये सब बात उनको सिखा कौन रहा है, समझा कौन रहा है। क्योंकि आप ये मत भूलें, जीतन राम मांझी की नजदीकी पशुपतिनाथ पारस से रही है। पशुपतिनाथ पारस इन दिनों लालू प्रसाद के घर अक्सर आ जा रहे हैं। पशुपति पारस के घर दही चूड़ा भोज के दिन खुद लालू प्रसाद पहुंचे थे, जबकि लालू प्रसाद पूरे तरीके से स्वस्थ नहीं है, बहुत कम अपने घरों से निकलते हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जीतन राम मांझी के दिमाग में चल क्या रहा है। और जब उन्हें होश आता है कि वो क्या बोल गए तो सारा ठेकरा मीडिया पर फोड़ देते हैं। कहते हैं कुछ मीडिया घराने एनडीए में फूट डलवाने की कोशिश कर रही है, उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। सवाल ये उठता है कि जीतन बाबू, जब आप खुद कहते हैं कि भय बिना होई न प्रीति, जब आप खुद कहते हैं कि लगता है एनडीए मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ेगा, तो फिर आपको बाद में ये चिंता क्यों होने लगती है कि कहीं ज्यादा बोलने से नुकसान तो नहीं हो जाएगा। वो कहते हैं ना कि तीर कमान से और बात जुबान से जब निकल जाती है तो वापस नहीं लौटती है। तो आखिरकार जीतन राम मांझी को कौन अपनी तरफ खींच रहा है, फिर जीतन राम मांझी को कौन एहसास करा रहा है कि अपने बोले हुए शब्द वापस ले लो, नहीं तो फिर एनडीए में मुश्किल हो जाएगी, आपके हाथ से दोनों पद निकल जाएंगे। ऐसा क्या चल रहा है एनडीए में, और जीतन राम मांझी के दिमाग में क्या चल रहा है। वो इस तरह का बयान क्यों दे रहे हैं, उनको चिराग पासवान से क्या दिक्कत है। इन सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे। आइए पहले आपको बयान सुनाते हैं जीतन राम मांझी का कि जीतन राम मांझी बोल क्या रहे हैं, और उसके बाद हम शुरू करेंगे चर्चा, क्योंकि हमारे साथ जोड़ रहे हैं कुछ मेहमान जिनसे आपका परिचय कराएंगे और अंदर की राजनीति बताएंगे कि पशुपति पारस आरजेडी के पाले में तो जा रहे हैं। लालू प्रसाद के दिमाग में चल क्या रहा है कि दलित वोट बैंक का कितना प्रतिशत अपने साथ जोड़ा जा सकता है और एनडीए को अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया जा सकता है। और उस सोच का क्या अहम कड़ी है जीतन राम मांझी, और क्या इसलिए उनको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें दी जा रही हैं, कहा जा रहा है, उन्हें ऑफर किया जा रहा है, इसलिए जीतन राम मांझी का मन डोल रहा है। इस सब बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन आइए पहले सुनाते हैं कह क्या रहे हैं जीतन राम मांझी। अभी झारखंड में हमको नहीं मिला, ठीक है, हम नहीं मांगे थे, नहीं मिला। दिल्ली में भी नहीं मिला, कहते हैं कि हम नहीं मांगे थे, नहीं मिला। लेकिन ये कोई न्याय है क्या? हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। अगर नहीं है तब तो हमको नहीं दिया गया। इसीलिए आज ही जमालपुर का मीटिंग का एक अहम है। देखें एनडीए के लोग, कल हम धनगाई में थे, इंटीरियर इलाका में इसी तरह की इतनी भीड़ थी। परसों जहानाबाद में थे, इसकी दुगना भीड़ थी। जब भीड़ हमारे साथ आ रही है, जनमानस हमारा है, वोटर लोग हमको देने को तैयार हैं, तो फिर सीट हमको क्यों नहीं मिले। हमको ये करना है, एक प्रश्न करना है लोगों से। तो हम नहीं मांगेंगे, हम कहना चाहते हैं, हम हरियाणा नहीं चाहते हैं।
कि हमको कितना सीट दे दो, लेकिन मैं कहता हूं कि जो मेरा वजूद है उसके आधार पर हमको सीट दो, तो सीट हमको कोई फायदा नहीं है, हम आपके फायदा के लिए मांग रहे हैं, आपके फायदा के लिए बात हमारे आगे बढ़ती है। लगता है कि कैबिनेट हमको छोड़ना पड़ेगा। कोई नाराजगी नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है, ये आप सब आप लोगों का फुतरी है। क्या दिल्ली में सीट नहीं मिली उसके न मिली उससे क्या है सर समर्थन करेंगे? आज इतना बड़ा पद दिए हुए हैं नरेंद्र मोदी जी, कोई मामूली बात समझ रहे हैं? एकदम सपोर्ट रहेगा। सर चिराग पासवान ने कहा है कि हम सत्ता में नहीं होते तो बीपीएससी अभ्यर्थियों का समर्थन करते और प्रशांत किशोर की तारीफ की है। अब उनका क्या राजनीति है मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जहाँ तक जो बीपीएससी का विद्यार्थी का सवाल है, बिहार सरकार इतना लिबरल रूप में वहाँ उन लोगों के साथ पेश आया कि 912 केंद्र में 911 केंद्र पर सब तरह से विधिवत परीक्षाएं हुई। एक केंद्र में गड़बड़ी हुई तो कैंसिल हुआ, फिर उसका री एग्जामिनेशन हुआ। तो आप क्या समझते हैं 5,000 या 10,000 के आज अनशन कर रहे हैं, अगर उसको सबको रद्द कर दिया जाएगा तो 4 लाख बच्चे लोग सड़क पर नहीं उतरेंगे क्या? तो इसलिए ये लोग तो राजनीति कर रहे हैं। ये बिहार सरकार का निर्णय और बिहार पुलिस कमिश्नर का निर्णय एकदम ठीक है। तो आपको हमने सुनाया, यही जीतन राम मांझी है जो मुंगेर में क्या बोलते हैं और उसके बाद जब एयरपोर्ट जा रहे होते हैं, दिल्ली का रुख करते हैं तो क्या बोलते हैं, और फिर एक्स पर क्या लिखते हैं। एक्स पर लिखते हैं कि कुछ वेब पोर्टल और समाचार चैनलों द्वारा भ्रामक खबर प्रसारित किया जा रहा है। अब हाथ कंगन तो आरसी क्या, आप जब बोल रहे हैं और वो दिखाया जा रहा है तो सवाल आपसे पूछा जाएगा ना कि आपके दो बोल क्यों हैं, आप गरजते हैं फिर बरसते नहीं, ऐसा क्यों है? यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। और गरजते हैं तो किसके इशारे पर गरज रहे हैं, यह भी सवाल महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप जब गरज रहे हैं तो आपको पता होगा ना कि गरजेंगे और साथ साथ बरसेंगे तो 2 मंत्री पद तो जाएगा। तो फिर यह ताकत आपको मिल कहां से रही है? कौन आपको साथ देने का वादा कर रहा है? कौन आपको 20 सीटें देने को तैयार है? और फिर और क्या फायदा आपको मिल सकता है? ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब हम आपको बताएंगे कि आखिरकार बिहार की राजनीति में चल क्या रहा है। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनसे परिचय करा दें आपका। जो मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ डॉक्टर सुनील कौशिक, राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। साथ ही साथ संतोष सिंह जी जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। आशुतोष कुमार वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। संतोष सिंह जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। जीतन राम मांझी के बयान को आप किस तरीके से देखते हैं? 2-3 दिन गरजते हैं और फिर एयरपोर्ट पहुंचने के क्रम में उनकी स्वर जो है धीमी पड़ जाती है, क्या डांट पड़ी है? और जब गरजते हैं तो कहां से उनको सजीवन बूटी मिल रहा होता है कि जिसके दम पर कहने लगते हैं लगता है केंद्र से इस्तीफा देना पड़ेगा, मंत्री पद छोड़ना पड़ेगा। जरा आप बताइए चल क्या रहा है बिहार की राजनीति में? देखिए, जीतन राम मांझी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोनों बिहार के बहुत बड़े बार्गेनर है राजनीति। नीतीश कुमार बार्गेन करके हमेशा कभी इधर से उधर जाकर के सीट लेते हैं, हमेशा नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहते हैं। उसी प्रकार जीतन राम मांझी जी है, बार्गेन करते हैं। पहले भी एनडीए में थे, नीतीश कुमार जी ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया, फिर भाजपा के साथ गए, फिर लालू प्रसाद के साथ गए, फिर भाजपा के साथ आए। तो अभी वो बार्गेन कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा सीट विधानसभा चुनाव में उन्हें मिल जाए। अभी जो जानकारी है उन्हें 5-6 सीट से ज्यादा नहीं मिलने वाली है बिहार में, लेकिन वो चाहते हैं कि कम से कम 10+ सीट मिल जाए। तो इसीलिए वो बार्गेन कर रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन वो करेंगे कुछ नहीं। आप जान लीजिए वो रहेंगे एनडीए में ही, मंत्री पद वो छोड़कर जाने वाले नहीं है। केंद्र में मंत्री पद है, बिहार में बेटा भी मंत्री है, समधिनी एमएलए है, बहू भी एमएलए है। तो अभी सत्ता के साथ जुड़े हुए हैं और वो सत्ता छोड़कर जाने वाले नहीं है। हाँ, बार्गेन करके जितना ज्यादा सीट ले सकते हैं, 20 सीट बोल रहे हैं
तो हो सकता है 10-12 सीट पर मान जाएंगे। और वो सीट अभी जो स्थिति है, न चिराग पासवान कहीं जाने की सोच रहे हैं, जाने की सोचेंगे भी तो नहीं जा पाएंगे, ना जीतन राम मांझी। हाँ, अगर बड़ा बैनर कोई मिलता है, एक नया गठबंधन जो लगे कि जैसे जिसका विकल्प के रूप में एक सामने आएगा, तब कुछ कर सकते हैं। वर्तमान परिस्थिति में जीतन राम मांझी केवल बयानबाजी करेंगे हमेशा। आप शुरू से देखिए ना, पहले ब्राह्मणों को गाली देते थे, आज ब्राह्मणों का गुणगान कर रहे हैं, राम मंदिर अयोध्या जा रहे हैं। पहले लालू का गुणगान करते थे, अब लालू को गाली दे रहे हैं। मतलब उनका हमेशा कोई भी बयान देखिए, 4 दिन से ज्यादा वो अपने बयान पर कायम नहीं रहते हैं, टिकते नहीं है। तो अभी वो सीट बार्गेनिंग को लेकर के केंद्र सरकार पर अटैक कर रहे हैं, लेकिन फिर देख रहे हैं कि वो सोशल मीडिया पर ट्वीट कर रहे हैं और बोल रहे हैं मीडिया उनके बयान को गलत ढंग से रख रहा है। तो वो कुल मिलाकर यही है कि वो ब्लैकमेल पॉलिटिक्स कर रहे हैं, दबाव की राजनीति करके ज्यादा से ज्यादा सीट चाह लेते हैं। कहाँ उनको झारखंड में एक भी सीट नहीं मिली, कहाँ उनको बोले, दिल्ली में भी एक भी सीट नहीं मिली। लेकिन बिहार उनका बेस है, बिहार में वो मुख्यमंत्री रहे हैं, कई वर्षों तक मंत्री भी रहे हैं, और अभी सांसद और केंद्र में भी मंत्री हैं, बेटा नहीं भी ठीक बिहार है में मंत्री है। संतोष जी, चूंकि आप बिहार की राजनीति को बड़ी करीब से देखते हैं और रोज दिन समझते हैं, परखते हैं, हमारे साथ और 2 मेहमान भी हैं, पर एक सवाल मैं आपसे और लेना चाहूंगा, उसके बाद अन्य मेहमानों के पास जाऊंगा। क्या आपको लगता है कि जीतन राम मांझी के दिलो दिमाग पर एक कसमकस इसलिए है कि उनको एनडीए में चिराग पासवान से कम तवज्जो मिलता है? चिराग पासवान को 30 से 35 सीटें मिलने जा रहा है। चिराग पासवान कोटा विद इन कोटा का भी जबरदस्त उन्होंने विरोध किया था, आपको याद होगा। और उस समय हमने देखा था जुबानी जंग किस तरीके से जीतन राम मांझी और चिराग पासवान के बीच में चला था। ऐसे में सवाल उठता है कि जब उनको, जैसे आपने कहा ना कि 5-6 सीटें मिलेगी, 10 से ज्यादा चाहते हैं, चिराग पासवान के बारे में हम लोग को पता है कि कम से कम 25 तो मिलेगा ही, 25 से 35 मिलेगा। तो जीतन राम मांझी के दिल में यह कसक है कि चिराग को आप ज्यादा क्यों आंकते हो, हमको आप कम क्यों आंकते हो? चिराग को आप झारखंड में भी देते हो, दिल्ली में भी देते हो, और हमें इन दोनों जगह पर नहीं देते हो, और फिर विधानसभा में भी 5-6 सीटें देने की बात करते हैं। ये कहाँ तक जायज है? हम भी दलित नेता हैं, हमारे साथ भी मुसहर और भुइयां समाज के लोग हैं, हमें आप कम क्यों आंकते हैं? देखिए, चिराग पासवान से जीतन राम मांझी हमेशा दलित नेता में अपनी तुलना करते हैं कि चिराग पासवान से उनका बड़ा कद है, वो मुख्यमंत्री रहे हैं और उन्हें ज्यादा सीट मिलना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जानते हैं कि चिराग पासवान का वोट बैंक और जीतन राम मांझी के वोट बैंक में जमीन आसमान का अंतर है। चिराग पासवान का 5 से 6% वोट बैंक फिक्स है, वो जहां जाते हैं वहां वोट जाता है। लेकिन जीतन राम मांझी के साथ ऐसी स्थिति नहीं है, उनका वोट बैंक नहीं शिफ्ट हो पाता है। तो इस कारण से उनको तरजीह नहीं मिलती है। कहा जाता है कि जिसके पास वोट बैंक है उसी को तरजीह मिलती है, जिसके पास वोट बैंक नहीं है उसे तरजीह नहीं मिलती है। तो यही वजह है कि वो तुलना तो करते हैं, लेकिन उन्हें सम्मान उतना नहीं मिल पाता है। अब वो अकेले जीते, उन्हें केंद्र में मंत्री दे दिया गया। चिराग पासवान तो 5 सीट जीते, लेकिन उन्हें भी एक ही मंत्रालय मिला, 2 तो नहीं मिला। लेकिन वो देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी कुल मिलाकर देख रही है कि वोट का गणित कैसे बैठता है, किसके साथ सटीक बैठता है। जिसके साथ वोट का गणित ज्यादा बैठता है उसे भाजपा ज्यादा तरजीह देती है, जिसके साथ गणित नहीं बैठता उसे तरजीह नहीं देती है। आज नीतीश कुमार अस्वस्थ है, लेकिन भाजपा तरजीह दे रही है कि उनके पास 15% वोट है, और भाजपा नीतीश के सहारे ही पिछले 20 वर्षों से बिहार की सत्ता पर कायम है। तो यही मूल वजह है। तो जीतन राम मांझी कुछ भी बोल ले, उन्हें मतलब मैक्सिमम 10 सीट, बहुत ज्यादा बार्गेन करेंगे तो 10 सीट मिल सकता है, नहीं तो मुझे नहीं लगता 6 सीट से ज्यादा उन्हें मिलेगा। लोकसभा का जो फॉर्मूला है वही भारतीय जनता पार्टी अपनाएगी। जितनी लोकसभा, पर लोकसभा पे 5 से 6 सीट रहेगी, उसमें जदयू का ज्यादा दावेदारी होगा। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर सुनील कौशिक, आपको लग रहा है कि जीतन राम मांझी के दिलो दिमाग में चिराग पासवान खटक रहे हैं? उनको लग रहा है कि एनडीए में उनकी हैसियत चिराग पासवान की तुलना में कम है। आपको याद होगा ये जीतन राम मांझी ही थे जिन्होंने ये कहा था कि एलजेपी के असली बारिश तो पशुपति पारस है। उन्होंने कहा था, चिराग पासवान के विरोध में कई बार इन्होंने बयान दिया। चिराग पासवान की हैसियत एनडीए में वाकई बहुत ज्यादा है, उन्हें 30 से 35 सीटें दी जा सकती है, इन्हें 5 से 6 सीटें दी जा सकती हैं। ये इकलौते एमपी हैं, चिराग पासवान 5 एमपी के साथ आए हैं। चिराग पासवान को दिल्ली में भी 1 सीट मिला है, झारखंड में भी 1 सीट मिला है। आपको लगता है जीतन राम मांझी का यही दर्द है जो
गाहे बगाहे बाहर आता रहता है? देखो पंकज जी, ये तो जनता तय करती है निश्चित तौर से कौन बड़ा नेता है, कौन बड़ा नेता नहीं है। लेकिन अक्सर कर चाहे लोकसभा के चुनाव हो चाहे राज्यसभा के चुनाव हो, चुनाव से पहले छोटे राजनीतिक दल बार्गेनिंग देने का काम तो करते ही हैं। बयान दे करके, बयान से वापसी लेकर के फिर दोबारा बयान देंगे। ये अक्सर कर देखा जाता है भारतीय राजनीति, और इसको कहते हैं कूटनीतिक तरीके से एक ऐसा रास्ता बनाने का प्रयास करते हैं वो, जिससे अधिक से अधिक उनकी कम से कम सीटें पा सके। ये हर राज्य में देखा जा सकता है कि जो भी गठबंधन में छोटे राजनीतिक दल बड़े राजनीतिक दल के साथ होते हैं, वो चुनाव से पहले यही चीजें अपनाते हैं जो मांझी साहब ने अभी कुछ दिन पहले कही, फिर वापस की, फिर कहा कि मरते दम तक मैं मोदी जी का साथ नहीं छोड़ूंगा। ये सब बातें मुझे लगता है हर राज्य में विधानसभा चुनाव में देखने को मिलती हैं, कोई बिहार में पहली चीज नहीं है। और इसमें जो आपने कहा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि चिराग की ट्यूनिंग भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व से अच्छी है, बॉडी लैंग्वेज बताती है। पिछली बार हमने देखा था कि एनडीए घटक दलों की मीटिंग हुई तो किस तरीके से चिराग पासवान जी का मोदी जी से ट्यूनिंग थी, और बॉडी लैंग्वेज बता रही थी ना कुछ तो लगाव है। वो जिस तरीके से फोटो खिंचाया, जिस तरीके से कंधे पे हाथ रखा, चिराग पासवान ने भी कहा कि मैं हनुमान बनना चाहता हूं, मैं हनुमान हूं उनका। तो ये सब बातें के साथ साथ आप देखेंगे कि लोकसभा के चुनाव में जो बिहार की जनता का समर्थन चिराग जी के साथ रहा, वो ये निश्चित करता है कि नहीं, पासवान जी के पुत्र के रूप में बिहार की जनता उनको स्वीकार करती है। अब मांझी साहब की स्थिति भी वही है, एक बार मुख्यमंत्री रहे हैं, सत्ता का गलियारा उन्होंने ठीक से देख लिया है, कैबिनेट मिनिस्टर है इस समय। तो इसके साथ साथ जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, आवाज आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल आ रही। हाँ, तो वो मैं जितना समझ पा रहा हूं, दिल्ली में हम लोग बैठ के देखते हैं कि चिराग पासवान की ट्यूनिंग राष्ट्रीय नेतृत्व ठीक है बजाय मांझी साहब के। तो अब विधानसभा चुनाव से पहले ऐसे बयान देकर के जो संतोष जी कह रहे थे, मैं भी उसको आगे बढ़ा रहा हूं कि निश्चित तौर से वो सीटें जरूर ज्यादा मांगे, लेकिन 5 से ज्यादा सीटें उनको मिलने वाली नहीं है। 5 से ज्यादा सीटें मिलने वाली नहीं है, ये बात आप भी कह रहे हैं। लेकिन डॉक्टर संजय भी जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका स्वागत है। डॉक्टर संजय, क्या आपको नहीं लगता कि दरअसल जीतन राम मांझी का दर्द भी यही है? दर्द इसलिए है क्योंकि एनडीए में उनकी हैसियत चिराग के बराबर नहीं है। यह बात और है कि उन्हें मंत्रिमंडल बढ़िया दिया गया है, लेकिन वो जो सीटें चाहते हैं वो उनको नहीं मिला है, और ये दर्द जीतन राम मांझी का बाहर आ गया है। और आप देखिए, चिराग पासवान भी उनकी बहू के लिए कैंपेन करने उपचुनाव में नहीं पहुंचे थे, आपको याद होगा। तब भी सवाल उठा था कि क्या एनडीए का हिस्सा है चिराग पासवान, और यह सवाल उठाने वाले कोई और नहीं थे बल्कि जेडीयू के नेता आनंद मोहन सिंह, जिनकी पत्नी लवली आनंद शिवहर से एमपी हैं। उन्होंने सवाल उठाया था कि क्यों नहीं पहुंचे, क्योंकि वहां पर एक व्यक्ति जो पासवान समाज से खड़े थे, उन्होंने बहुत टफ फाइट दिया था इनकी बहू को, और कहा यह जा रहा था कि जीतन राम मांझी की बहू तो एनडीए की उम्मीदवार थी, चिराग पासवान को आना चाहिए था पासवान का वोट एनडीए को नहीं मिला, एनडीए का नुकसान हुआ। क्या आपको लग रहा है कि एनडीए में वर्चस्व की लड़ाई है, और जीतन राम मांझी का दर्द ही यही है कि उन्हें चिराग की तुलना में कम तवज्जो दी जा रही है? मैं जो समझ रहा हूं वो जीतन राम मांझी जी का दर्द है। विधानसभा में जीतन राम मांझी जी को 7 सीटें मिली पिछली बार, ये 4 पर जीत गए। लोकसभा में इनको 1 सीट मिली, ये 1 पर जीत गए। चिराग की तरह अगर इनको भी 5 सीटें मिलती तो हम लोग उस पर बात करते कि भाई आप 5 तो नहीं जीत पाए, चिराग तो जीत गए। तो स्ट्राइक रेट की बात कीजिएगा तो इनके हिस्से में तो जो सीटें आई वो जीत गए। रह गई बात कि 30 सीट पर लड़े चिराग, कितनी सीटें जीत पाए थे? 1, और वो 1 विधायक को भी नहीं रख पाए, जेडीयू अपने खेमे में लेके चले गई। नहीं, 134 पे लड़े थे डॉक्टर संजय, सॉरी 134 पर लड़े, 134 पर लड़े थे और 1 जीते। और जीतन राम मांझी 7 पर लड़े, 4 जीते। तो मैं तो मानता हूं कि ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी चीज, झारखंड में शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व सीटें हैं 9, दिल्ली में है 12, 2.5 दर्जन ऐसी सीटें हैं दिल्ली में
जहां करीब करीब 25% दलित हैं जो प्रभावित करते हैं वहां के परिणाम को। अगर जीतन राम मांझी ये बात, अगर ये पीड़ा ही है कि भाई चिराग को मिलता है झारखंड में भी, चिराग को मिलता है दिल्ली में भी, हमें क्यों इतनी कम करके आका जा रहा है? हमारी हैसियत को, हमारी ताकत को, हमारी औकात को, जो शब्द प्रयोग वो कर रहे हैं, औकात, हमारी औकात, वहां जो आका जा रहा है वो कमतर करके आका जा रहा है। भाई चिराग पासवान या रामविलास पासवान जिनकी बात कर रहे हैं, रामविलास पासवान जी की खूबी यही थी कि जो पासवान वोटर थे, जो 5% 6% वोटर हैं, वो वोट वो ट्रांसफर कराने में सफल होते थे, चाहे उनका गठबंधन जो, वो गठबंधन एनडीए का गठबंधन होता था या एनडीए के खिलाफ जिस गठबंधन में होते थे उस गठबंधन में होते थे, वो वोट ट्रांसफर करा लेते थे। इसके लेकर के रामविलास पासवान जी की स्वीकारिता थी। जीतन राम मांझी जी को लेकर के कहा जा सकता है कि वोटों की संख्या के आधार पर ये ट्रांसफर कराने की इनकी कैपेसिटी है या नहीं है, ये अभी तक कोई लिटमस टेस्ट तो इनका हुआ नहीं है। लेकिन जीतन राम मांझी अगर कह रहे हैं कि ठीक है झारखंड में आपने हमको इग्नोर किया, दिल्ली में हमको इग्नोर किया, बिहार में तो हमारी ताकत है, हमारे साथ लोग हैं, और वो जो मगध का इलाका है, मुंगेर का इलाका है, कैमूर का इलाका है, वो जो भभुआ का इलाका है, उसमें मुसहर समाज का एक मजबूत पॉपुलेशन है। ऐसा नहीं है कि अगर उनकी संख्या, उनके गणित को देखा जाएगा तो जरा सा भी वो कहीं कमजोर है। अब जीतन राम मांझी 5 पर लड़ेंगे कि 2 पर लड़ेंगे कि इनको एक भी सीट नहीं देगी एनडीए, मैं नहीं जानता, लेकिन जीतन राम मांझी जी का दर्द और जीतन राम मांझी जी की जो पीड़ा है और जिस तरह से इनके पार्टी में लोग शामिल हो रहे हैं, मैं इधर देख रहा हूं मगध में बड़ा तेजी के साथ इनके साथ लोग जुड़ रहे हैं। लग रहा होगा कि एक दलित के साथ एक कॉम्बिनेशन बनता है तो हो सकता है कि परिणाम हमारे हिस्से में आए। तो जीतन राम मांझी जी की ये दर्द है, ये पीड़ा है कि वो कह रहे हैं कि हमें क्यों इतना कमतर करके आका जा रहा है। हम अगर स्ट्राइक रेट के हिसाब से देखिए तो स्ट्राइक रेट में हम कहाँ पीछे पड़ जा रहे हैं। हमें जो सीटें दी जा रही है हम परिणाम दे रहे हैं। और मैं एक चीज और बता देता हूं, पिछली बार 2020 में लालू प्रसाद जी ने मुख्यमंत्री तक का ऑफर इनको दिया था कि ठीक है आप ही मुख्यमंत्री बन जाइए, लेकिन जरा खेमा बदल लीजिए, आप आ जाइए इधर, मुकेश सहनी जी को हम ले आएंगे। और फिर तो बिहार की तस्वीर कुछ और हो जाती। 125 एनडीए है और 110 पर इंडिया गठबंधन है। अगर जीतन राम मांझी जी का मन डोल जाता और ये गठबंधन बदल लेते तो आज बिहार की तस्वीर कुछ और होती। तो जीतन राम मांझी जी का दर्द है, मैं तो इसको दर्द ही मानता हूं। बार्गेनिंग वगैरह की कैपेसिटी जीतन राम मांझी में क्या होगी मैं नहीं जानता हूं, लेकिन एक दर्द है, एक पीड़ा है, और पीड़ा का कारण में चिराग है कि आखिर उसी चिराग को दिल्ली में भी आप सीट दे रहे हैं, उसी चिराग को आप झारखंड में भी सीट दे रहे हैं, उसी चिराग को आप बिहार में भी 30, 35, 40 की जो बात चल रही है। अब वो बिहार में चुनाव लड़ेंगे चिराग पासवान, तो वो क्रांति करने थोड़े बिहार में आएंगे, वो तो आएंगे मुख्यमंत्री बनने। तो उनको बड़े बड़े सपने दिखाए जा रहे हैं, इस तरह की बात हो रही है। आखिर हमको क्यों अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है? मैं मानता हूं, जो मेरी अपनी जहां तक समझ जाती है कि जीतन राम मांझी जी का दर्द है, पीड़ा है। पर इस मरहम लगा पाता है कि नहीं लगा पाता? नहीं, ठीक है, पर इस दर्द में कितना दम है आशुतोष कुमार? ये दर्द केवल मरहम की चाहत रखता है या दर्द बगावत की राह पर भी ले जा सकता है? कहीं खाद पानी लालू प्रसाद यादव तो नहीं डाल रहे। दरअसल वजह यह है कि पशुपति पारस के घर तो चूड़ा दही खाने पहुंच गए लालू जी। अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या जीतन राम मांझी के दर्द में मरहम एनडीए के बड़े नेता नहीं लगा रहे हैं तो लालू जी तो नहीं लगा रहे हैं? और कहीं ऐसा तो नहीं कि बिहार की राजनीति में आइए आपका बड़ा दखल होगा, बड़ी हिस्सेदारी होगी और आप बिहार में शासन करिएगा, जैसे 2020 में कहा गया था ये आप ही मुख्यमंत्री बनिए। आपको क्या दिखाई पड़ रहा है? पिछले साल जब वापस नीतीश कुमार ने गठबंधन बदला और वो एनडीए में शामिल हो गए, तो उस वक्त जो जोड़ गणित हो रहा था, उस वक्त जीतन राम मांझी को ये ऑफर दिया गया था राजद की तरफ से कि आप आइए, आपको मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा, क्योंकि कांटा बिल्कुल सीधा था विधायकों का और बहुत मुश्किल से फ्लोर टेस्ट में नीतीश कुमार पास हो पाए।
लेकिन अभी की स्थिति जो है वो थोड़ी बदली हुई। अभी जिस तरीके से रामविलास पासवान हमेशा सत्ता के साथ चिपके रहते थे, उसी तरीके से जीतन राम मांझी की भी थ्योरी रहती है कि सत्ताधारी दल में रहो। अगर एनडीए अभी सत्ता, मैं बहुत बेबाकी से कहता हूं, जीतन राम मांझी की राजनीति को मैं बहुत करीब से देखता हूं, अगर अभी एनडीए सत्ता में नहीं होती तो जीतन राम मांझी कतई उस ओर नहीं होते। लेकिन यही मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा कि अगर एनडीए में जीतन राम मांझी हैं और महागठबंधन में चिराग रहेंगे तो जीतन राम मांझी काफी सहज रहेंगे। वहीं अगर वो भी एनडीए में है और चिराग पासवान भी एनडीए में है तो वो असहज रहेंगे। ये पूरे बिहार वासी जानते हैं कि इन दोनों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बहुत बड़ा है। हाल के दिनों में भी हम लोगों ने उस कॉन्फ्लिक्ट को देखा है। और अभी जो दर्द की बात है, तो ये बात भाजपा ने, अगर चिराग पासवान अपने तरफ से कोई गलती नहीं करते हैं, उनकी महत्वाकांक्षा को लेकर वो कोई कदम नहीं उठाते हैं, अगर वो हनुमान के तौर पर ही रहते हैं, तो निश्चित तौर पर जो चिराग पासवान चाहेंगे वही होगा। क्योंकि जिस तरीके से भाजपा ने उनके चाचा को दरकिनार कर दिया, कहा तो वो केंद्र में मंत्री थे, उनका बंगला भी छीन गया, वो राजनीतिक तौर पर बिल्कुल हाशिए पे चले गए और राजद के नेता उन्हें फूका हुआ कारतूस कहते थे। आपको याद होगा, आप जाकर बाइट सुन लीजिए कि फूका हुआ कारतूस है। लेकिन आज मतलब किसी तरीके से उनके चाचा पशुपति पारस को राजद अपने साथ रखे हुए हैं, लेकिन उनको भी पता है कि इससे बहुत काम होने वाला नहीं है। लेकिन ठीक है, पर एक चीज तो समझ में आता है ना संतोष जी कि ये जो दर्द बाहर आ रहा है, इसको खाद पानी तो कहीं से मिल रहा होगा ना कुछ। आखिरकार आप बार्गेन कब करते हैं? बार्गेन तब करते हैं ना जब आपको लगता है कि बार्गेन करते करते आप इस स्थिति पर अगर कोई अगला पहुंचा दे कि ठीक है हम आपकी बात नहीं मानेंगे, तो आप दूसरा रास्ता अख्तियार कर लेते हैं, जैसे नीतीश कुमार अक्सर करते हैं। पर क्या ये बार्गेन कर रहे थे या गिदड़ भभकी दे रहे थे? क्योंकि 3 दिन तो बोले और चौथे दिन जब एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रहे थे तो इनका स्वर बदल गया था। तो ये बार्गेन करने की स्थिति में है क्या? और वाकई स्थिति में है तो उसमें खाद पानी कौन डाल रहा है? लालू जी डाल रहे हैं क्या? मैं इस संदर्भ में पूछ रहा हूं कि पशुपति पारस के यहां जाते हैं और जब रामविलास जी को याद किया जा रहा था, आपको याद होगा, तो उसमें उन्होंने कहा था कि पशुपति पारस में रामविलास जी का स्वरूप नजर आता है, मतलब असली वारिस पशुपति पारस ही हैं। तो सवाल यह उठता है कि पशुपति पारस के लिए इनके दिल का प्रेम छिपा हुआ नहीं है। दूसरी बड़ी बात यह है कि एनडीए में उनको उतनी तवज्जो नहीं मिल रही है जितना वो चाहते हैं। तीसरी बड़ी बात यह है कि जो जितनी सीटें चाहते हैं वो भी नहीं मिल रही है। अब ये कह रहे हैं देखो मेरा जो हक है वो तो दे दो और नहीं दोगे तो कोई बात नहीं, फायदा तुम्हारा होगा। इस सब बातों का मतलब क्या है? कहीं इनकी बात चल रही है या एक तरीके से गिदड़ भभकी है, एक लाइन बोले फिर पीछे भागे, फिर कभी बीच में कुछ बोले फिर पीछे भागे। आपको दिखाई पड़ता है कि लालू जी रोपिन कर रहे हैं, इनको कुछ बेहतर मौका देने का प्रयास किया जा रहा है कि आइए अब नीतीश जी का राज गया, टाइम गया, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे और आप आइए, आपको खूब सारी सीटें देंगे, चुनाव लड़िए, ज्यादा विधायक को जिताइए और बिहार में बड़ी ताकत बनिए। कुछ ऐसा आपको दिखाई पड़ रहा है क्या? राजनीति में पिछले 35 वर्षों से दो धुरी, नीतीश और लालू प्रसाद, 2 इंजन है। उन्हीं के पीछे भाजपा चल रही है, चाहे जीतन राम मांझी चल रहे हैं, चाहे कांग्रेस चल रही है। 2 इंजन है और दोनों बड़े भाई छोटे भाई बिहार की राजनीति को पिछले 35 वर्षों से अपने इर्द गिर्द घुमा रहे हैं और उनके पीछे पीछे लोग चल रहे हैं। और लालू प्रसाद तो हवा देने में माहिर है। लालू प्रसाद किसी को भी कहीं चढ़ा देते हैं। अब पारस जी के यहाँ दही चूड़ा खाने चले, कभी मांझी जी को बोल देते हैं कि भाई आप आइए, बेटा को डिप्टी सीएम बना देंगे। तो लालू प्रसाद जी के पास अभी सत्ता में आने के लिए वोट बैंक चाहिए। अभी एनडीए गठबंधन बहुत ही मजबूत गठबंधन है, उनकी तुलना में लालू प्रसाद जी का गठबंधन बहुत ही कमजोर है और उस गठबंधन को मजबूत करने के लिए छोटे छोटे दलों को जोड़ना चाहेंगे। चिराग पासवान आने वाले हैं नहीं, नीतीश कुमार भी अब आने वाले हैं नहीं, तो बच गए जीतन राम मांझी, मुकेश सहनी, पशुपति पारस और भी छोटे छोटे दल, उपेंद्र कुशवाहा। इन्हीं लोगों पर डोरे डालेंगे लालू प्रसाद और ज्यादा से ज्यादा सीटों का देंगे। पर आपको एक बड़ी खबर दे रहा हूं, आपको एक बड़ी खबर दे रहा हूं, आपको एक बड़ी खबर दे रहा हूं संतोष जी।
मणिपुर में जेडीयू ने बीजेपी लेड गवर्नमेंट से सपोर्ट विड्रॉ कर लिया है, वापस कर लिया, और यह मणिपुर की खबर है। तो अगर आप समझिए कि मणिपुर में जेडीयू ऐसा कर सकती है तो यह क्या इंडिकेशन है? ये एक बड़ी खबर है, और यह खबर बड़ी इसलिए भी हो जाती है क्योंकि जेडीयू जो कि एनडीए सरकार का अभिन्न हिस्सा है, केंद्र में समर्थन दे रही है, बदले में बिहार में समर्थन ले रही है। अगर मणिपुर से जेडीयू समर्थन विड्रॉ करती है, इसका मतलब बहुत साफ है कि जेडीयू के दिलो दिमाग में कुछ चल रहा है, और वो क्या चल रहा है यह भी एक बड़ा सवाल है। और कहीं उसी रणनीति का एक हिस्सा जीतन राम मांझी तो नहीं है, क्योंकि मैं अभी अभी की खबर बता रहा हूं आपको। देखिए, मणिपुर और नॉर्थ ईस्ट का मामला अलग रहता है। पिछले एनडीए के साथ नीतीश कुमार रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने नॉर्थ ईस्ट में जदयू विधायकों को तोड़कर अपने पाले में कई बार मिला लिया, दो बार ऐसी घटना घटी कि मिला लिया, लेकिन नीतीश कुमार भाजपा के साथ ही रहे। हाँ, एक अंदेशा ये कि हो सकता है कि नीतीश कुमार जैसे निर्णय ले सकते हैं, मतलब फिर पलट सकते हैं, लेकिन उसकी संभावना बहुत कम है। अभी नीतीश कुमार के इर्द भाजपा का ऐसा चक्रव्यूह रचना कर दी गई है कि नीतीश कुमार उसके लिए उससे निकलना बहुत ही मुश्किल है। वो चारों तरफ जो है, संजय झा है, चौधरी हैं, अशोक चौधरी हैं, चाहे जो नौकरशाह हैं, तो सभी लोग भाजपा समर्थक माने जाते हैं, और वो नहीं चाहेंगे कि कभी भी नीतीश कुमार भाजपा छोड़कर आरजेडी के पाले में जाए। और नीतीश कुमार अब पहले वाले नीतीश कुमार नहीं है। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए, उम्र का तकाजा देखा जाए, तो वो अब निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है। अगर निर्णय लेने की स्थिति में नीतीश कुमार हो जाए, चक्रव्यूह तोड़ने में भाजपा के कामयाब हो जाए, तो नीतीश कुमार निश्चित तौर पर भाजपा से नाता तोड़ सकते हैं, अगर निर्णय लेने की स्थिति में रहेंगे तो। क्योंकि भाजपा के साथ रहने पर नीतीश कुमार को इस बार नुकसान के अलावा और कुछ नहीं है। जिस प्रकार 20 में चिराग मॉडल काम किया था बिहार में, इस प्रकार हो सकता है पीके मॉडल काम करे, और नीतीश कुमार को निश्चित तौर पर चुनाव में नुकसान होगा। बिहार विधानसभा का जो चुनाव होगा, ये नीतीश कुमार भी जानते हैं, जदयू के सभी लोग जानते हैं, लेकिन मजबूरी है कि भाजपा के साथ मजबूरी में अभी लोग हैं, जो कि नीतीश कुमार के जो नवरत्न है वो नहीं चाहते हैं कि भाजपा छोड़कर इधर आ जाए। चाहे वो ललन सिंह हो, संजय झा हो, विजय चौधरी हो, दीपक प्रसाद हो, प्रत्यय अमृत हो, जो इर्द गिर्द रहते हैं हमेशा 24 घंटा। आप देख रहे होंगे बिहार में इतना बड़ा विधानसभा का सम्मेलन हुआ, विधानसभा में देश भर के प्रतिनिधि आए, वहां पे न चचा थे न भतीजा थे, और विजय चौधरी को फूफा जी कहा जाता है। संसदीय कार्य मंत्री वो भी नहीं थे, मुख्यमंत्री भी नहीं थे, नेता विरोधी दल भी नहीं थे, डिप्टी सीएम भी नहीं थे। तो सब लोग, स्थिति ये है नीतीश जी की कि बिहार में इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है और घर का मुखिया ही कार्यक्रम से गायब है। 2 दिन चला, दोनों दिन कहीं नहीं रहे। लोकसभा अध्यक्ष आए हुए थे, सभी राज्यों के विधानसभा से प्रतिनिधि आए हुए थे, और मुख्यमंत्री सुपौल में बैठे हुए थे, संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी। तो स्थिति ऐसी है कि नीतीश जी आज स्वयं निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है। उनके साथ जो है वो जो चाह रहे हैं वो हो रहा है। वो हो रहा कब क्या आप वो हो रहा है, ये सारी बातें सही है। मैं डॉक्टर संजय आपके पास आना चाहूंगा। क्या ये माना जाए कि दलित पॉलिटिक्स को लेकर के लड़ाई है? ऐसे भी जीतन राम मांझी राजनीति के अंतिम पड़ाव पर ही हैं, इसको कहा जा सकता है। उनकी उम्र भी कम नहीं है, और अगर हम चिराग की बात करें तो उनकी लंबी राजनीति बची हुई है। हमने देखा था किस तरीके से कोटा विद इन कोटा के मसले पर भी जीतन राम मांझी और चिराग पासवान में तू मैं हुआ था। रामविलास पासवान की विरासत को लेकर के भी जीतन राम मांझी ने साफ तौर पर कह दिया था कि पशुपति पारस में उनका स्वरूप दिखाई पड़ता है। तो ये लड़ाई कोई नई नहीं है, ये लड़ाई छिपी हुई नहीं है, ये लड़ाई साफ तौर पर दिखाई पड़ती है, और इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। क्या आपको ये लगता है कि जो 20 सीटों की मांग जीतन राम मांझी कर रहे हैं, उसमें से उनको 10 सीटें भी दी जा सकती हैं, या वैसे ही 20 मांग रहे हैं, मिलना तो वही 5-6 है, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा उनको? देखिए, जीतन राम मांझी ने मुंगेर की सभा के बाद कहा कि मैं मरते दम तक प्रधानमंत्री के साथ रहूंगा। हम समझते हैं कि 82-83 तो उम्र है ही उनकी, अब शतायु होंगे तो 100 बरस बचेंगे जीतन राम मांझी। अब वो मरते दम तक जब रहेंगे ही प्रधानमंत्री जी के साथ, तो फिर आगे की क्या बात है। और एक और उन्होंने कहा,
कि ये पोर्टल वाले और मीडिया वाले जो कुछ इधर उधर कंफ्यूजन फैला रहे हैं, मैं उनके ऊपर मुकदमा कर दूंगा। हमको बांटने की कोशिश की जा रही है। तो इधर भाई मुकदमा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन मैं फिर दोहरा रहा हूं कि ये जीतन राम मांझी जी का दर्द है, पीड़ा है। विश्वसनीयता को लेकर के ठीक है, जो चरित्र रहा हो जीतन राम मांझी जी का, लेकिन कोलेटरल लेटरल एंट्री के सवाल पर, कोटा विद इन कोटा के सवाल पर, भारत बंद के सवाल पर बिल्कुल मजबूती के साथ वो भारतीय जनता पार्टी के साथ या कहिए तो एनडीए में खड़े रहे। जबकि चिराग पासवान ने स्टैंड बदला। कोटा विद इन कोटा की बात हो, लेटरल एंट्री की बात हो, भारत बंद की बात हो, उस पर जो स्टैंड रहा है चिराग पासवान, तो चिराग पासवान कितने विश्वस्त साथी हैं भारतीय जनता पार्टी के, और नीतीश कुमार जी तो उनको खूब समझते हैं। कितना भी नजदीक हो जाए, लेकिन नीतीश कुमार उस दर्द से निकल गए होंगे जिसकी वजह से ये 43 पर आए हैं, ये सब लोग समझ सकते हैं। लेकिन चिराग पासवान ने अपनी ताकत के बदौलत एक एहसास कराने की कोशिश की है, साथ रखेंगे तो मजबूती देंगे, हम किनारे होंगे तो आपको हरा तो देंगे ही, और हरा करके तो हमने दिखाया ही है। इस बात को लेकर के जीतन राम मांझी जी के मन में दर्द है, पीड़ा है कि अगर हम भरोसे के हैं, हम हर स्टैंड के साथ खड़े रहते हैं, हमारे पास 4 विधायक भी हैं, हम ईमानदारी से इनकी पॉलिसी नीतियों को लेकर के भी खड़े हैं, फिर हमको अंडर एस्टिमेट क्यों किया जा रहा है। और दूसरी चीज, बिल्कुल जो आपके सवाल हैं और आपके उत्तर हैं, मैं उससे सहमत हूं। अगर इनको 10 सीटें भी दी जाएगी तो ये एनडीए के साथ ही रहेंगे। और इन्होंने कहा कि भाई सीट तो हम मांगेंगे ही, हम अपनी हिस्सेदारी की बात करेंगे, अपने लोगों की बात तो करेंगे ही। तो जब सीट की बात वो कर रहे हैं, हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, लेकिन फिर वो कहते हैं कि नहीं हम इसी गठबंधन में रहेंगे और मरते दम तक प्रधानमंत्री जी के साथ रहेंगे, तो जो भी इनके हिस्से में सीटें आएंगी उस पर ये लड़ेंगे चुनाव, एनडीए के साथ रहेंगे। अभी तक अब कल कोई ऐसा समीकरण बन जाता हो जिसमें इनको कोई लोभ दे दिया जाता हो कि नहीं 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 आप उधर तो कुछ नहीं हो पाएगा, इधर आपको हम एक जिम्मेवारी, बड़ी जिम्मेवारी दे देंगे, आपके बेटे को डिप्टी सीएम बना देते हैं, कहीं ये घोषणा कर देते हैं, तो मांझी जी का मन डोल सकता है, मांझी जी पाला बदल सकते हैं, अभी चाहे जो बोल रहे हो। तो दलित प्रतिस्पर्धा की लड़ाई है, और वो प्रतिस्पर्धा चिराग पासवान जी से है। बाई इलेक्शन में चिराग पासवान हर जगह जाते हैं, लेकिन इमामगंज नहीं जाते हैं, जहां से दीपा मांझी इनकी बहू चुनाव लड़ रही है। हालांकि दीपा मांझी ने उसको पाटने की कोशिश की कि नहीं वो चिराग भैया व्यवस्था के कारण से नहीं आए थे, हम लोगों के बीच में बड़े अच्छे रिश्ते हैं, कहीं कोई ये नहीं है। लेकिन मांझी जी का जो दर्द है वो छलक करके आ जा रहा है सामने, और उसी दर्द और उसी पीड़ा में वो कुछ कुछ बोल जा रहे हैं। और जब भीड़ देखते हैं तो कुछ ज्यादा ही वो इमोशनल हो जाते हैं, वो मस्त हो जाते हैं, ये सारी बात सही है। लेकिन एक बात और इन दिनों चर्चा में है, बहुत चर्चा क्यों नहीं पकड़ पा रही है, लेकिन आपको बताएं, आज डॉक्टर सुनील कौशिक, आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी, वो कहते हैं कि संजय झा के घर पे दही चूड़ा का भोज हुआ था और वहां पर अमित शाह अनौपचारिक बातचीत में, ये आरजेडी के मृत्युंजय तिवारी कहते हैं। वैसे उस भोज में मैं भी गया था। अब 4, 8, 10 लोग आपस में क्या बातचीत करते हैं वो तो पता चल नहीं पाता है, और मैं थोड़ा लेट से भी पहुंचा था। आपको बताएं, वो कहते हैं कि उन्होंने कहा, अमित शाह ने कहा, देश के गृह मंत्री ने कहा, ये आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का कहना है कि उन्होंने कहा जो भाई मुख्यमंत्री किसको बनाएंगे ये नीतीश जी से चर्चा करके तय करेंगे। तो इस पे उन्होंने मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि अमित शाह के बयान के बाद नीतीश कुमार नाराज हैं, और इसीलिए आज 85वां अधिवेशन अधिकारियों का था, अखिल भारतीय अधिकारियों का, जिसमें कई राज्य के स्पीकर आते हैं, राज्यसभा के उपसभापति पहुंचते हैं। नीतीश कुमार उस पर नहीं गए। 20-21 जनवरी को होना था, जो कि खत्म हो गया। सवाल यह उठता है कि क्या अगर इस तरह की बात एनडीए के भीतर चल रही है और कई बार नीतीश कुमार नाराज होते हैं तो अपने किसी सिपह सलार से उसका रिएक्शन करवा देते हैं, क्या आप ये भी देख रहे हैं क्या? क्योंकि जीतन राम मांझी उधर ही जाएंगे जिधर नीतीश कुमार जाएंगे, ये लगभग तय बात है। इस बात को समझ लीजिए। क्या आपको
ऐसा कुछ दिखाई पड़ रहा है क्या? क्योंकि बिहार की राजनीति में अभी तो एनडीए बहुत मजबूत दिखाई पड़ रही है, लेकिन कब इधर उधर कौन हो जाएगा इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। और खास तौर पर अगर कुछ ऐसी कोशिश होगी, क्योंकि अब देखिए मणिपुर से जेडीयू समर्थन वापस ले रही है, तो बिहार में क्या ऐसा नहीं हो सकता है क्या? और बिहार में ऐसा हो सकता है तो इसका कुछ इंडिकेशन तो आप नहीं देख रहे हैं। देखिए पंकज जी, नीतीश जी को समझना थोड़ा सा मुश्किल है। मैं जहां तक मान के चल रहा हूं, बार बार आप लालू प्रसाद यादव की तरफ इशारा कर रहे थे। हो सकता है नीतीश जी करा रहे हो मांझी पे हाथ रख के, नीतीश जी और मांझी के बीच की कोई बात रही हो। मणिपुर से समर्थन वापस लेना, उन्हें लग रहा है नीतीश जी सरकार तो करनी नहीं है, बहुमत है भाजपा के पास, लेकिन कभी कभी राजनीतिक संकेत भी दिए जाते हैं राजनीति में। मांझी जी का बयान, फिर उसके पलटना, मणिपुर से समर्थन वापस होना, और जो घटनाक्रम आपने सब बताया, तो वो सिर्फ ये कह सकते हैं कि नीतीश जी भी बड़े खिलाड़ी हैं बिहार की राजनीति के, और वो समझते भी हैं कि जितना चिराग पासवान को आशीर्वाद दिया जा रहा है राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा, कहीं ना कहीं वो भी गंभीर है। और पिछले विधानसभा में हम सब लोग देख चुके हैं चिराग पासवान जी ने क्या किया। तो इन सब बातों का यदि आप निचोड़ निकालेंगे तो निश्चित तौर से जो विधानसभा के चुनाव होने से पहले बिहार की राजनीति में ये सब कुछ देखने को मिलेगा। कब किसका बयान आए, किसके समर्थन और विरोध में बयान आए, ये कोई असंभव वाली बातें नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर है, जितना मैं बिहार की राजनीति को समझता हूं, कि ये प्रेशर बनाने की राजनीति बहुत बिहार में होती है। होता कुछ और है, लेकिन पहले से ही बिहार के कुछ लीडर्स जो हैं विभिन्न राजनीतिक दलों के, वो ऐसे कूटनीतिक तरीके से प्रेशर बनाने का प्रयास करते हैं कि सब चुप चाहे, उनके हाथ में सब कुछ हो। पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारतीय राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के कुछ बड़े नेता हैं जो ज्यादा चीजें नहीं हो पा रही हैं, लेकिन निश्चित तौर से बिहार की राजनीति में ये होता है। और जो संतोष जी भी कह रहे थे कि वही, और ये बात सच भी है कि नीतीश जी और लालू के बीच ही बिहार की राजनीति का जमावाड़ा रहा है, उन्हीं के हाथ में सत्ता रही है, वही बिहार की राजनीति के सबसे बड़े खिलाड़ी रहे हैं। और भारतीय राजनीति में आप देखिए कि जिसको कभी बहुमत न मिला हो, बहुमत से बहुत कम सीटें हो, वो लगातार मुख्यमंत्री बनते हुए चले आ रहे हैं बिहार के। तो ये सब जो बिहार की राजनीति है, मुझे लगता है कि अन्य राज्यों की अपेक्षा बहुत बहुत टिपिकल भी है। तो ये सब कुछ होगा पंकज जी, जो कुछ चीजें हो रही हैं, लेकिन समझना थोड़ा सा मुझे मुश्किल है। और विधानसभा चुनाव से पहले लगभग मैं मान के चलता हूँ सभी राज्यों में ऐसा होता है, बिहार में ज्यादा है कि सीट मांगने के लिए ये सब प्रेशर बनाने की जो राजनीति चलती चली आई है, मुझे लगता है वो रहेगी जब तक विधानसभा के चुनाव की घोषणा और सीटों का बंटवारा नहीं हो जाता है। ये पंकज जी, ठीक है, बंटवारा नहीं हो जाता है, पर ये आशुतोष जी आप बताइए कि एनडीए में कभी बीपीएससी का विरोध चिराग पासवान कर देते हैं कि भाई री एग्जामिनेशन होना चाहिए, ये चिराग पासवान के स्टेटमेंट है। जीतन राम मांझी ज़्यादा सीटें मांग रहे हैं और फिर ये भी कह देते हैं लगता है हमें मंत्रिमंडल छोड़ना पड़ेगा, बाद में अपनी बातों से मुकर जाते हैं। उधर राहुल गांधी जातीय जनगणना को फर्जी बता देते हैं, जिसका क्रेडिट तेजस्वी यादव घूम करके ले रहे हैं कि हम सरकार में थे इसीलिए जातीय जनगणना हुआ, हम सरकार में थे इसीलिए इतनी नौकरियां बांटी। तो दरअसल राहुल गांधी जिसको फर्जी बता रहे हैं, तो क्या फर्जी जातीय जनगणना का क्रेडिट तेजस्वी यादव ले रहे हैं? ये भी एक बड़ा सवाल है। सवाल तो कई उठ रहे हैं, इसलिए इन सब के बीच में मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि क्या जो चर्चा शुरू हुई कि नेतृत्व नीतीश कुमार का रहेगा, मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये नीतीश जी की मर्जी से होगा, जो आज मृत्युंजय तिवारी ने जिस बात को लेकर के आवाज उठाया है कि नीतीश जी को बदल देंगे, नीतीश जी नाराज हैं, इस तरह की बात आपको दिखाई पड़ती है क्या? और अगर ऐसा कुछ होगा तो एनडीए वर्तमान स्वरूप में रहेगा क्या? या जो संतोष जी कह रहे थे कि अब नीतीश जी उस स्थिति में नहीं है कि सपोर्ट विड्रॉ कर सकें, कुछ और सोचें, सारे नेता वैसे ही हैं जो प्रो बीजेपी हैं, नीतीश जी को घेरे हुए हैं, आपको क्या दिखाई पड़ता है? क्योंकि मुझे तो अभी भी दिख रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले भी कुछ उथल पुथल होगा। देखिए, पिछले साल हम लोग ये अंदाज लगाकर बैठे हुए थे कि अब नीतीश कुमार काफी कमजोर हो गए। लोकसभा चुनाव के वक्त ऐसी कयासबाजी काफी जोरों पर थी कि अब नीतीश कुमार कुछ नहीं कर पाएंगे,
और बहुत ही कमजोर हो गए हैं, नतमस्तक हो गए हैं। लेकिन जिस तरीके से चुनाव में उन्होंने प्रदर्शन किया और 12 सीटें जीती, और कई मौकों पर उसके पहले भी 2020 में भी कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार काफी कमजोर हो गए हैं, 43 सीटों पर सिमट गए हैं। फिर उन्होंने गठबंधन बदला, फिर मुख्यमंत्री बने, फिर तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बने, और फिर पिछले साल भी हम लोगों ने देखा। और जब ललन सिंह अध्यक्ष थे तो उस वक्त ऐसा लग रहा था कि ललन सिंह पूरे तरीके से आरजेडी के गोद में जाकर बैठ जाएंगे और नीतीश कुमार को वो खत्म कर देंगे। उस वक्त भी नीतीश कुमार ने ऐसा दाव चला कि उन्होंने चारों खाने चित कर दिया। तो नीतीश कुमार अभी भी बिहार की राजनीति की एक बड़ी धुरी बने हुए हैं और भाजपा निश्चित तौर पर उसको भेदना चाहती है, ये बात स्पष्ट है। और ये बात अब नीतीश कुमार भी कहीं ना कहीं समझ रहे हैं कि ये 12 सांसद ही काफी नहीं है, भाजपा उसकी भरपाई कहीं भी कर सकती है। सुप्रिया सुले से लेकर उद्धव ठाकरे तक खड़े हैं। अभी आप राजनीति में संकेतों को भी देख सकते हैं। मणिपुर का जो अभी घटना हुआ जिसका जिक्र आपने किया है, और जिस तरीके से पीठासीन अधिकारी सम्मेलन हुआ उसमें नीतीश कुमार ने दूरी बनाई है, तो इन तमाम चीजों के बीच में एक उथल पुथल का दौर तो चल ही रहा है। और कुछ ऐसी भी नहीं, पर उथल पुथल का दौर चल रहा है, वो बात आप बिल्कुल, वही सवाल तो मैं आपसे कर रहा हूं। तो संतोष जी, इस उथल पुथल में पप्पू यादव किधर है? पप्पू यादव गुलदस्ता लेके दौड़ते रहे और राहुल गांधी ने उनको वक्त नहीं दिया। पहले था क्या कि जो राहुल जी आएंगे तो आरजेडी के नेता मिलेंगे नहीं, कोई कार्यक्रम तय नहीं था, और राहुल गांधी लालू जी और राबड़ी देवी से मिलने उनके आवास चले गए, गौशाला तक देख लिया, चूड़ा मटर खा लिए, और पप्पू यादव गुलदस्ता लेके घूमते रह गए। अखिलेश सिंह ने मिलने तक नहीं दिया। तो पप्पू यादव ये इंडिया ब्लॉक का हिस्सा हैं, कांग्रेस का हिस्सा हैं, या उथल पुथल में कहाँ हैं? जब जो पार्टी क्लेम करती है हम इसके साथ हैं, उसके बारे में दावे के साथ नहीं कहा जा सकता कि वो वाकई इसके साथ है, तो पप्पू यादव किधर है? सवाल ये भी उठता है, क्या आप देख पा रहे हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर कुछ राजनीतिक दल इधर उधर पलटी मारेंगे और एक नया स्वरूप देखने को मिल सकता है? निश्चित तौर पर हर बार विधानसभा चुनाव से पहले भाग दौड़ की ट्रैफिक बहुत ही हाई रहती है, और जैसे जैसे चुनाव की तिथि नजदीक आएगी, अभी 6 महीना है, तो आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा दल बदल, छोटे छोटे दल इधर से उधर जाएंगे, और ज्यादा संभावना है आरजेडी पाले में जाने की, कि आरजेडी अभी लेने को तैयार बैठा हुआ है। आरजेडी को सत्ता प्राप्त करनी है, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और उन्हें वोट की दरकार है। अभी एनडीए मजबूत गठबंधन है, एनडीए गठबंधन अगर अभी मजबूती से चुनाव लड़ता है तो सत्ता, मुझे लगता है नहीं, तो आप ये बताइए आपकी जानकारी में क्या है, अगर मांझी महागठबंधन में चले जाते हैं तो कितनी सीटें मिल सकती है? देखिए, महागठबंधन में जाएंगे तो निश्चित तौर पर एनडीए गठबंधन से ज्यादा सीट ही लालू प्रसाद देंगे। लालू प्रसाद तो एक एक वोट के लिए भी ललायत है, पारस जी को भी लेंगे, जीतन राम मांझी को भी लेंगे, वो चाहेंगे कि उपेंद्र कुशवाहा भी आ जाए, उनको भी लेना चाहेंगे। तो लालू जी सभी पे डोरे डालते रहते हैं, और वो डालते रहेंगे। अब देखना है कि कौन उनके डोरे में आ सकता है और कौन उनके साथ आ सकता है। ये लोग छोटे छोटे दल हैं, मुकेश सहनी अभी उनके साथ हैं ही, मुकेश सहनी पर भाजपा भी डोरे डाल रही है कि मांझी अगर उधर जाते हैं तो मुकेश सहनी को भाजपा में लिया जाए। तो राजनीतिक दल छोटे छोटे जो दल हैं वो इधर से उधर पाला। डॉक्टर संजय, अगर आपसे पूछूं बिल्कुल आपसे पूछूं डॉक्टर संजय, क्या आपको दिखाई पड़ता है कि मांझी इधर आ सकते हैं, और आते हैं तो कितनी सीटें मिल सकती हैं? नहीं, मांझी जी पाला बदल सकते हैं, वो कोई बड़ी चीज नहीं है। लगेगा कि अगर सत्ता का समीकरण कहीं और बन सकता है और हमें वहां अधिक सीटें मिल सकती है, क्योंकि उनकी प्रतिस्पर्धा चिराग पासवान से है। चिराग पासवान को 30 सीट मिल जाएगी और मांझी जी को 7 सीट मिलेगी, 8 सीट मिलेगी, और मांझी जी बहुत ही धैर्य पूर्वक रहेंगे खड़े, ऐसा मुझे लगता नहीं। मांझी जी फिर वो पाला बदल सकते हैं। और नहीं, तो आरजेडी से कुछ ऑफर है क्या? कितनी सीटों का ऑफर है? देखिए, ऑफर की जहां तक बात है तो लालू प्रसाद जी के बारे में तो संतोष जी ने ठीक ही कहा कि वो तो हमेशा वो बंसी लेके बैठे रहते हैं। आप भी अगर तालाब में कभी बंसी से मछली पकड़े होंगे तो देखे होंगे। अब कौन मछली कब फंस जाए वो बड़ा अलग बात है। तो वो तो चाहते ही हैं कि पारस जी को अपने पाले में ले आए।
जीतन राम मांझी उनके पाले में आ जाएंगे तो दो दलित के 20 सीट बड़े दे देंगे, 20 सीट दे देंगे, दे सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं दे सकते। जो सुरक्षित सीट है बिहार में, जो शेड्यूल कास्ट के लिए, उन सीटों पर लड़ा करके और कुछ जनरल सीट, वो दोनों को मिला करके वो दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि जीतन राम मांझी एक बड़ा चेहरा है दलित के, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। इस सच्चाई को तो स्वीकार करना ही होगा ना। कभी कभी चुनाव में सिंबॉलिक चीजें भी होती हैं कि सिंबॉलिक तरीके से भी पार्टियां इस्तेमाल करती हैं कि देखिए जीतन राम मांझी को, संतोष मांझी चलिए को चलिए, नहीं रख पाई। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग समय की सीमा पार कर गए, तो सवाल यही है कि मांझी का जो कॉम्पिटिटर है एनडीए में, मांझी को लगता है कि चिराग की वजह से उन्हें उनका हक नहीं मिल पा रहा है और इसीलिए मांझी में कहीं ना कहीं कशमकश है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जीतन राम मांझी के पास विकल्प क्या है? क्या विकल्प इंडिया ब्लॉक है? क्या विकल्प लालू प्रसाद है? और लालू प्रसाद हैं तो क्या ऑफर कर रहे हैं? क्या बेहतर डील उधर हो सकती है? इसकी गुंजाइश मुझे तो बहुत कम दिखाई पड़ती है, क्योंकि 2 मंत्री पद ये तभी संभव है जब नीतीश कुमार उधर जा रहे हो और उसके साथ जीतन राम मांझी जाए। पर जीतन राम मांझी इतने दिनों से राजनीति कर रहे हैं, वो अपना बुरा और भला बेहतर समझ सकते हैं। बहरहाल उन्हें कितने सीटों का ऑफर है ये तो बाद में पता चलेगा, पर इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि जीतन राम मांझी के भीतर कहीं ना कहीं कशमकश चल रहा है। बिहार की बात में इतना ही। संतोष सिंह आपका, डॉक्टर सुनील कौशिक, आशुतोष कुमार और डॉक्टर संजय कुमार शिरकत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो बिहार की बात में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।